जूतों तक की बात हो रही है। तो मतलब आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं, एक तरफ आपके नेताओं के जो क्रियाकलाप रहे इस प्रकार के रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम दोबारा से वापसी करेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा? उस आदमी ने तो सारी हदें पार कर दी। वो तो वर्दी में एक गुंडे की भूमिका उस टाइम निभा रहा था और उसकी सोच ये थी कि सदा भजन लाल का राज रहेगा और तेरी जो पत्नी है, घराड़ी है, वो अगले सरकार में मंत्री होगी। अच्छा, ऐसा क्या इसके अंदर था कि इसको गुजरात सरकार भी बनवाना चाह रही थी, हरियाणा सरकार भी इसके पीछे पड़ी हुई थी। उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल और उनके बेटे चंद्रमोहन ने उनसे ये वायदा किया कि हम आपकी पत्नी को महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। तो उनका एजेंडा तो साफ नजर आ रहा है। जब केस रेलवे पुलिस का है, रेलवे पुलिस का एसपी अनिल डाबरा है उस टाइम का, वो स्वयं बता रहे हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है गिरफ्तारी की। कोई रेलवे में गिरफ्तारी करनी है तो उनकी तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं बनती। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल परिवार का जिक्र अवश्य रहता है। ऐसी क्या खास बात है कि जो हरियाणा की राजनीतिक हिस्ट्री है इस परिवार के बगैर पूरी नहीं होती? सारी चर्चाएं करेंगे। जो आज के ताजा हालात हैं राजनीति के, हमारे साथ फ्रेम में आप जो चेहरा देख रहे हैं, जब से मैंने राजनीतिक समझ हासिल की है तब से लेकर आज तक अगर मैं मेहनती नेताओं की लिस्ट बनाने लग जाऊं तो उसमें उमेद सिंह लोहान का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल ये राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं इनेलो के, पीएससी के मेंबर भी हैं, तो इनसे हम सारी चर्चाएं करेंगे। आपके कोई सवाल रह जाएं इस इंटरव्यू में तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखिएगा, अगले इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे। तो सबसे पहले लोहान साहब राम राम। नमस्कार। नमस्कार। और पुनिया साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हैं, बिल्कुल कुशल मंगल हैं। आपको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि जब ये समस्या पानी की थी एरिया में, जी, आपने छोटे से बड़े मुद्दे और हर किसान की समस्या को उठाने का काम किया और उसका किसान भाइयों को लाभ भी मिला। जी धन्यवाद, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है लोहान साहब। ताजा मुद्दे पे आते हैं। अभी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें एक आईपीएस जनाब हैं, वो अभय सिंह चौटाला पर विशेषकर देवीलाल परिवार पे बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं, जूतों तक की बात हो रही है। तो मतलब आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं, एक तरफ आपके नेताओं के जो क्रियाकलाप रहे इस प्रकार के रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम दोबारा से वापसी करेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा? पुनिया साहब, ये जो आरएस यादव का इंटरव्यू इतने सालों के बाद आया है, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र की कड़ी है। अच्छा, एक कड़ी है, ऐसे और इंटरव्यू भी आएंगे और ये एक षड्यंत्र है उन लोगों का जो लोकदल की बढ़ती हुई ताकत से और अभय सिंह चौटाला की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। अच्छा, उन लोगों ने इसको प्लांट करके इनका इंटरव्यू इतने साल बाद करवाने का काम किया है। जी। तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार से इनेलो मजबूत होती जा रही है तो धीरे धीरे जो विरोधी दल हैं उनमें खलबली मच रही है? बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, विशेषकर उन लोगों में जो चाहते थे कि लोकदल खत्म हो जाए और हम इसी तरह विपक्ष और पक्ष मिलके लोगों का बेवकूफ इस प्रदेश में बढ़ाते रहे। आपको जो आरएस यादव जी हैं उनकी बातों से स्वयं महसूस हो जाएगा, और भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं प्रदेश के, उनका आप इंटरव्यू देखोगे तो वो स्वयं ये मान रहे हैं कि उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल और उनके बेटे चंद्रमोहन ने उनसे ये वायदा किया कि हम आपकी पत्नी को महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़वाने का काम करेंगे और विधायक और मंत्री बनाने का काम करेंगे। ये उन्होंने स्वयं इसी इंटरव्यू में बात मानी है, इसी में मानी है। अच्छा, तो उनका एजेंडा तो साफ नजर आ रहा है। जब केस रेलवे पुलिस का है, रेलवे पुलिस का एसपी अनिल डाबरा है उस टाइम का, वो स्वयं बता रहे हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है गिरफ्तारी की। कोई रेलवे में गिरफ्तारी करनी है तो उनकी तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं बनती। फिर वो अपनी सीमाओं से बाहर जाके राजस्थान में जाके
अजय सिंह चौटाला को गिरफ्तार करते हैं, उस हल्के से करते हैं जिस हल्के से वो शिमला विधायक है उस टाइम, और बिना राजस्थान की सरकार की परमिशन के करते हैं, और एक राजनीतिक नेता को, प्रतिनिधित्व को एक क्रिमिनल की भांति वहां उस गांव में बेइज्जत करने का काम करते हैं। ये सारी बातें वो अपना आप मान रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद जो कार्यकर्ताओं के साथ और अभय सिंह चौटाला के साथ भी उन्होंने शिव मान्या है कि एक जज के घर से मैंने उनको गिरफ्तार किया जहां वो अग्रिम बेल लेना चाहते थे। यस। तो ये तो जुडिशरी का अपमान करके उसकी सीमा भी उन्होंने लांघने का काम किया। अच्छा। आमतौर पे कोई अधिकारी यदि कोई न्याय की आशा में किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज के घर गया हुआ है, वहां से गिरफ्तारी नहीं होती। तो उस आदमी ने तो सारी हदें पार कर दी। वो तो वर्दी में एक गुंडे की भूमिका उस टाइम निभा रहा था, और उसकी सोच ये थी कि सदा भजन लाल का राज रहेगा, और तेरी जो पत्नी है, घराड़ी है, वो अगले सरकार में मंत्री होगी। अच्छा। उन्होंने, आप देखो ना भाई, वो तो आप कह रहे राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी? बिल्कुल राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। उनकी पत्नी जज थी। अच्छा। और उनको रिजाइन करवा के अच्छा, रिजाइन कराया। आप ये मानो भाई, जुडिशरी को भी कैसे कलंकित किया। आप एक जज रहते हुए आप एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हो उस टाइम के मुख्यमंत्री का, और अपनी पत्नी को भी इन्वॉल्व कर रहे हो उसमें। ये तो जुडिशरी में तो ऐसी बातें वैसे ही एक अपमानजनक होती हैं कि आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रहे हो। जुडिशरी तो स्वतंत्र होती है अपना आप में। तो उन्होंने कोशिश भी करी, फिर अपना आप वो कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा कराया भजनलाल ने, और रामविलास शर्मा से मिलके मेरी टिकट कटवा दी, फिर भी मैंने आजाद लड़वाया अपनी पत्नी को। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जो आदमी टिकट चाह रहा है, जो आदमी फिर पत्नी को आजाद चुनाव लड़वाता है, हाँ, आप ये कह रहे कि वो बेनकाब तो वहीं पर हो रहा है, वहीं अपना आप बेनकाब हो रहा है। उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। उनका एजेंडा था, और अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह की ज्यादतियां लोकदल के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर करने का काम किया। फिर अच्छा, एक टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। हाँ जी, हाँ। यानी कि अभी इतने साल बीत जाने के बाद ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आर.एस. यादव जी अभी एकदम से आते हैं, रोज सारी चीजें उगल देते हैं? तो टाइमिंग थोड़ा सा, टाइमिंग आप देखो ना, 10 साल का राज तो कांग्रेस पार्टी का रह लिया। बिल्कुल। और उसके बाद अब 12वां साल भारतीय जनता पार्टी का लग गया। कहीं कोई इसने इस बात का पहले जिक्र किया हो, बिल्कुल, या ये कोई छोटा अधिकारी नहीं था, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है आईपीएस की। इसके साथ कोई जाती हुई थी तो इसको एफआईआर, अन्याय को सहना भी तो गुनाह है, वो भी तो गुनाह है। और आप तो इनकी बात सुनोगे तो कह रहे गुजरात में हरेन पंड्या जो होम मिनिस्टर था, वो मेरा मर्डर करवाना चाहता था। केशुभाई पटेल वो मिलके मेरे को मरवाना चाहते थे। मैं गुजरात भी इसलिए नहीं गया। ऐसा क्या इसके अंदर था कि इसको गुजरात सरकार भी मरवाना चाह रही थी, हरियाणा सरकार भी इसके पीछे पड़ी हुई थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये मानसिक रोगी, यानी कि आईपीएस देश में और भी थे उस वक्त, बहुत थे, गुजरात में भी हजारों की संख्या में। बिल्कुल ठीक बात है। और क्यों इसको टारगेट करेंगे? या तो इसमें कोई कमी होगी खुद में, या इसका ये मानसिक दिवालियापन है कि इस तरह अपना आप को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह के आरोप लगाने का काम कर रहा है। इसने तो भाजपा की भी सरकार पर लगा दिए उस टाइम की पे, और हरियाणा के उस टाइम के जो विपक्ष के नेता थे चौटाला साहब, उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए। ये प्लांटेड है सारा, और ये बौखलाए हुए लोगों का काम है जो इसको उठा के ले आए हैं वहाँ जहाँ ये जिस गांव में रहता है। और इसने शिव मान्या में पिछले चुनाव में भाजपा में शामिल हो गया। भूपेंद्र सिंह यादव है, मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये तो जो भाजपा और कांग्रेस दोनों घबराए हुए हैं अभय सिंह चौटाला से। इस तरह के बहुत इंटरव्यू आएंगे, बहुत कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपको अभी भी लगता है कि ये किसी को खुश करने के लिए, किसी को मैसेज देने के लिए अभी भी कुछ आपको इनकी महत्वाकांक्षा नजर आ रही क्या एट दिस पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी महत्वाकांक्षा ये है कि आप इस तरह बोलोगे तो कोई न कोई पॉलिटिकल आपको इनाम मिलेगा कहीं न कहीं से, और कोई आर्थिक लाभ मिलेगा। और रोहतक में ये काम हो रहा है, तो रोहतक में कौन आज अभय सिंह से घबराया हुआ है? जो आर.एस. यादव को यहाँ ले आके बिठा के इंटरव्यू रोहतक में करवाया जा रहा है, रोहतक के लोगों द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये जो घबराए हुए लोग हैं रोहतक के नेता, उनके कारनामे हैं सारे। आप इस बात को रोहतक से कैसे जोड़ रहे हैं, रोहतक के नेताओं से कैसे जोड़ रहे हैं आप? पुनिया साहब, आप जो सोशल मीडिया चैनल है उसकी हिस्ट्री उठाओगे पिछले 1 साल 1.5 साल की, तो आपको साफ नजर आ जाएगा ये चैनल किस एजेंडे को लेके रोहतक के किन नेताओं द्वारा फीड किया जा रहा है, और एक एजेंडा
अभय सिंह चौटाला के खिलाफ इस चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है, और ये भी उसकी एक कड़ी है। अच्छा, ये जो इंटरव्यू है, अच्छा, हाँ, ये कांग्रेस के जो मतलब प्लांटेड चीजें हैं, वाकई बिल्कुल में प्लांटेड चीजें, ये साफ नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से इतने दिन के बाद इसको ढूंढ के ले? कोई उस चैनल वाले की कोई रिश्तेदारी पड़े है, या अचानक आज क्या हो गया इतने साल पास, 20 साल पास है, आप कोई आदमी ले के आप ये लोगों के बीच में लाने का काम किया? ये तो बिल्कुल उन लोगों का काम है। फिर बौखलाहट है इसका मतलब, बहुत ज्यादा बौखलाहट है, भय है। रोहतक की रैली के बाद, रोहतक की रैली, उसके बाद देखो ना, कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है। हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ बगावत है, जो लोग नहीं बोल पा रहे थे कि भाई तो मुख्यमंत्री बनेगा, कोई चेयरमैन नहीं, कोई मेमरी मामरी तरह बन जाएगी, उनने देख लिया है तो कभी बनने नहीं आने वाला टाइम में। आज वो सारे मुखर हो रहे हैं और सारे अपनी बात रख रहे हैं। आप देखोगे कहीं भी, किसी भी जिले में, सोनीपत में, रोहतक में, हिसार में कितना बाउंडर मचा हुआ है। तो ये बगावत शुरू हुई है और लोगों ने इनको पहचान लिया है। ये सब साथी धीरे धीरे लोकदल ज्वाइन करेंगे। अच्छा, आप लोग मजबूत हो रहे हो। मजबूती की निशानी है जब सारा अपनी पार्टी का एजेंडा छोड़ के, लोगों की समस्याओं को छोड़ के, लोग मर रहे हैं, पानी में गिरे हुए हैं, खेत डूब गए, कभी बिजाई तक नहीं हुई, बहुत बिजाई तक नहीं हुई। कोई धरना प्रदर्शन इस पार्टी ने किया नहीं किया। इनका तो काम एक है, सुबह से शाम तक लोकदल को कैसे कमजोर किया जाए। अच्छा, तो लोहन साहब, इनेलो की बात करें, जैसा कि मैंने कहा है इंट्रो के अंदर कि इनेलो के बगैर, देवीलाल परिवार के बगैर जो हरियाणा की राजनीति वो अधूरी है। ऐसा क्यों माना जाता है आपकी नजर में? प्रदेश की राजनीति में चौधरी देवीलाल का जो स्थान है वो एक वट वृक्ष की भांति रहा। ठीक बात, जिसकी छाया के नीचे अनेकों दल, अनेकों नेता पनपे बड़े हुए और हरियाणा की राजनीति में उनका बड़ा नाम भी हुआ। ठीक बात है। हरियाणा को एक अलग प्रदेश बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। मैं तो कहूँगा कि जब अन्य मुख्य नेता थे जो उस समय कांग्रेस के, चाहे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे, चाहे और बड़े नेता थे, वो अलग प्रदेश के हक में नहीं थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को त्याग के और ये कह के कि प्रदेश में मैं पहला जो भी चुनाव होगा वो चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उन पर आरोप लग रहे थे कि ये तो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रदेश अलग करवाना चाहते हैं। ठीक बात है। और अंग्रेजों के टाइम से लगातार आज तक इस परिवार का राजनीति में दखल रहा ही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी देश की राजनीति में दखल रहा। उनके बाद आज भी उनका परिवार विभिन्न मंचों पे राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाता रहता है। जी जी, क्या मानते हैं कि क्या कारण है कि जो बीच में इनेलो कमजोर हुई, इनेलो सत्ता से बाहर हो गई, और आज आप इनेलो को कहां पर देख रहे हैं? आज इनेलो दोबारा से मजबूती के साथ प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अच्छा, और जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, विशेषकर किसान हैं, मजदूर हैं, उनका विश्वास लोकदल पे बढ़ा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला के ऊपर बढ़ा है कि ये नेता हरियाणा में ऐसा है जो सक्षम है किसान की, कमेरे की, गरीब की लड़ाई लड़ने में। आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी को वोट दिया हो और चाहे भाजपा को दिया हो। विशेषकर कांग्रेस को जो वोट दिया लोगों ने, वो सत्ता से बाहर करने के लिए दिया भाजपा को। और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों के भावनाओं का, लोगों की मेहनत का, लोगों के चंदे के पैसे का, लोगों के वोटों का जो सौदा किया भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलके, और तीसरी बार राज बनवा दिया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश से खत्म होने के कगार पे है। लोगों के भावनाओं में, दिलों में ये तो एमएलए जीत रहे हैं तो अस्तित्व इनका नजर आता है। आने वाले समय में आप देखोगे कि जो वोटर और वर्कर लोकदल का कांग्रेस में गया था वो तो हमारे पास आ गया, थोड़ा बहुत रह रहा है, वो भी आ जाएगा। और जो कांग्रेस का वोटर था परंपरागत, वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा चुका है। तो ऐसे में उनके पास कुछ नहीं बचना। ना तो जो भाजपा को लोग चाहते हैं सत्ता में, वो तो भाजपा के साथ चले गए इनके वोटर, और जो भाजपा को बाहर करना चाहते थे उनका इन्होंने मन तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, अरमान तोड़ दिए, वो लोकदल के साथ आ जाएंगे। तो यूपी और बिहार में और बंगाल में जिस तरह की हालात
कांग्रेस पार्टी की है, आने वाले चुनाव में हम्म, वही हालात कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में भी होगी, हम्म। ऐसा मुझे लगता है।